गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अभी अपन ने पढ़ा था अध्याय 3 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इस अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी व्यापारी है, उसको अगर अपना व्यवसाय संचालित करना है तो उसे व्यावसायिक संगठन का कोई ना कोई स्वरूप लेना ही पड़ता है। अभी तक अपन ने पढ़ा जैसे कि एकल स्वामित्व पढ़ा, संयुक्त हिंदू परिवार पढ़ा, इवन अपन ने साझेदारी के बारे में भी पढ़ लिया। साझेदारी का मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सदस्य व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी व्यवसाय को संचालित करते हैं, उसको हम कहते हैं साझेदारी। अब साझेदारी में हमने पढ़ा था कि सदस्यों की कितनी संख्या होना चाहिए, उनके मध्य समझौता लिखित या मौखिक रूप में होना चाहिए, साझेदारी के प्रकार क्या होते हैं, साझेदारों के प्रकार क्या होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि साझेदारी संलेख क्या होता है। तो साझेदारी संलेख एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यापार को संचालित करने से संबंधित नियम एवं शर्तें होती है, यानी कि समस्त साझेदारों के मध्य में एक लिखित समझौता हो जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें कोई भी पर्टिकुलर एक साझेदार की जिम्मेदारी ना रहे। समस्त जब शर्तें नियम कानून उसमें लिखे हुए होंगे तो किस साझेदार की क्या जिम्मेदारी बनती है उसमें समस्त बातें लिखी हुई होगी। अब साझेदारी संलेख हमारा लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है। अब मोस्टली अगर लिखित रूप में होता है तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि अगर भविष्य में मान लीजिए कोई मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, साझेदारी समाप्त करनी होती है तो लिखित रूप में हमारे पास सारी बातें होंगी तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो साझेदारी संलेख का मतलब क्या होता है? समस्त साझेदारों के मध्य में एक समझौता जो कि लिखित रूप में या मौखिक रूप में हो सकता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय को संचालित करने से संबंधित नियम हो सकते हैं। अब नियम क्या हो सकते हैं कि हम ये व्यापार करेंगे, 1 वर्ष तक व्यापार करेंगे, इतने साझेदार होंगे, इतनी पूंजी होगी, सभी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इतना व्यापार में देंगे। अब वही आपके पास लिखित रूप में होंगे, भविष्य में कोई दुर्घटना होती है या लड़ाई झगड़ा होता है तो उन सारी चीजों को अपने पास लिखित रूप में होंगे और अपन उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं साझेदारी संलेख की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो साझेदारी संलेख की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए कोई व्यापार चल रहा है और उसमें 10 साझेदार है, कोई भी चीज लिखित रूप में नहीं है, आगे आपको 20 लाख रुपए की हानि हो गई। अब एक साझेदार कहेगा कि मैं इस हानि को जिम्मेदार नहीं हूँ, दूसरा कहेगा मैं नहीं हूँ, तीसरा कहेगा मैं नहीं हूँ, तो सीधी सी बात क्या है? मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, समन्वय नहीं होगा और जितना प्रॉफिट और लॉस को छोड़ो सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो साझेदारी भी एंड हो जाएगी। तो साझेदारी संलेख की आवश्यकता क्यों होती है? भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी आपस में ईमानदारी और समन्वय से काम करते रहें। जिसको जो काम सौंपा गया है, जितने घंटे का सौंपा गया है, समस्त साझेदार उस काम को करें, इसलिए हमें साझेदारी संलेख की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन देखते हैं साझेदारी संलेख की विषय सामग्री, यानी कि साझेदारी संलेख के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती है। तो सबसे पहला होता है फर्म का नाम एवं पता, यानी कि फर्म का नाम, यानी कि मान लीजिए किसी का एम.के. ब्रदर्स है, एम.के. ब्रदर्स है, किसी का कुछ भी नाम हो सकता है तो जो उस व्यापार को संचालित कर सकता है। तो आपने जो साझेदारी करी है उसमें फर्म का नाम क्या है, यानी कि उस व्यापार का नाम क्या है और वो किस पते पर संचालित किया जा रहा है। दूसरा होता है साझेदारों के नाम एवं पता। अब साझेदारी चला रहे हैं तो सीधी सी बात है साझेदारों के भी कोई ना कोई नाम होंगे, तो उसमें साझेदारों के नाम दिए जाते हैं, साथ ही साथ वो रहते कहाँ है। भविष्य में मान लीजिए किसी साझेदार ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि वो साझेदार रहता कहाँ है, तो उसमें साझेदारों के नाम एवं उनके पता दिए रहते हैं। तीसरा होता है व्यवसाय के क्षेत्र एवं प्रकृति, यानी कि व्यवसाय का क्षेत्र एवं प्रकृति का मतलब कि व्यवसाय कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और किस प्रकृति का आप व्यवसाय कर रहे हैं। मतलब कि कोई ग्रेन से रिलेटेड काम करता है, कोई कॉस्मेटिक से, तो किस प्रकृति का काम आप कर रहे हैं। साझेदारी की अवधि, अब कोई भी व्यक्ति है साझेदारी व्यवसाय कर रहा है तो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 30 साल जितना भी कर सकता है उतनी अवधि का करेगा। तो साझेदारी संलेख में साझेदारी की अवधि भी दी रहेगी, यानी कि साझेदारी जो की जा रही है वो किस अवधि तक में की जा रही है, यानी कि फर्म का नाम एवं उसका पता, साझेदारी के नाम साझेदारों के नाम एवं उसके पते, व्यवसाय के क्षेत्र और उसकी प्रकृति और साझेदारी की गणना। इस तरह इसके आगे मैं अभी आपको बता दूं। अब इसके आगे होता है साझेदारों की पूंजी में योगदान। अब किसी भी फर्म में कोई साझेदार रहता है तो जरूरी नहीं है कि सभी बराबर ही पूंजी दें। मतलब ऐसा होता है कि 3 साझेदार हैं, चलो 1-1 लाख रुपए दे दिया, बट कभी कभी ऐसा होता है रेशियो में होता है, जैसे 2:2:1, यानी कि किसी को कम पूंजी देनी है, किसी को ज्यादा पूंजी देनी है, तो कौन साझेदार कितनी पूंजी देगा उसका भी साझेदारी संलेख में
विवरण दिया रहता है। यानी कि अगर उसको लाभ होगा तो जितनी पूंजी लगाई है उसी के अनुपात में लाभ होगा, और हानि होगी तो उसी के अनुपात में उसे हानि होगी। लाभ हानि विभाजन का अनुपात। अब किसी भी साझेदारी में अगर कोई साझेदारी संलेख बनाया जाता है, साझेदारी की जाती है, तो लाभ हानि का उसमें अनुपात दिया रहता है। यानी कि जिस अनुपात में आपने, हो सकता है वो पूंजी के अनुपात में लाभ हानि को विभाजन करें, हो सकता है बराबर मात्रा में करें, तो लाभ इसका भी विवरण क्या है साझेदारी संलेख में दिया गया होता है। व्यय का नियम कमीशन, यानी कि किसी भी साझेदारी में कितने साझेदार हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, मतलब कि कौन साझेदार को अपन ने कितनी सैलरी पर अपॉइंट किया गया है। कमीशन का मतलब है कि कोई साझेदार अच्छा काम करता है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसे कमीशन देना पड़ेगा। इसका विवरण भी साझेदारी संलेख में दिया गया रहता है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। अब जैसे अपन कोई व्यापार संचालित करते हैं, तो व्यापार अपन ने संचालित किया तो अपन ने किसी को पैसे उधार दिए तो क्या होता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है। वैसे ही साझेदारों ने अगर पूंजी लगाई है तो लगाई हुई पूंजी पर भी क्या होता है, उन्हें ब्याज की निश्चितता रहती है। इसके आगे और पॉइंट है वो आप अपनी बुक में से रीड कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है साझेदारी संलेख का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, जिसको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी अपन देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि साझेदारी संलेख से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपन को क्या करना पड़ता है, जो रजिस्ट्रार होता है जिले में उसके पास अपन को ले जाना पड़ता है। अब वो रजिस्ट्रार क्या करता है, उन सबका वेरिफिकेशन करता है, साझेदारी का किस प्रकृति की साझेदारी है, वैध है या नहीं है, साझेदारों के नाम क्या है, उनके पते क्या है, साझेदारी के मतलब जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है तो वो उनको वेरीफाइड कर देता है। उसके बाद वो अपन को 2-3 दिन का समय देता है, अपन को वापस से रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, और वो अपन से कहते हैं भविष्य में अगर किसी भी प्रकार के सुधार की जरूरत हो, मतलब कि कोई साझेदार मर जाता है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर वो साझेदारी को छोड़कर चला जाता है, या फिर आपका किसी भी व्यवसाय साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदारी करने का पता भी बदल जाता है, कुल मिलाकर साझेदारी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो अपन को वहां जाकर साझेदारी संलेख में उन चीजों को परिवर्तन कराना पड़ता है। तो आज हमने देखा साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, यानी कि साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारों के मध्य में हुआ लिखित समझौता जिसमें उस व्यापार को चलाने से संबंधित नियम कानून होते हैं, ताकि क्या हो, व्यापार में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी लोग अपनी पूर्ण ईमानदारी और सद्भावना के साथ काम करते रहें। उसके बाद साझेदारी संलेख की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद इसकी विषय सामग्री, और अभी अपन ने देखा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिटेल में समझेंगे। तब तक आपने जो पढ़ा है उसको घर पर बैठकर अच्छे से रीड करिए और कोरोना से बचिए। थैंक यू। अब अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में अभी तक अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ रखा था एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व का सीधा सा मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति क्या करता है, एक ही व्यक्ति होता है जो व्यापार का संचालन करता है, और उस व्यापार का संचालन, नियंत्रण, सारी चीजें क्या होती है, एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाती हैं। अब फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इसका नियंत्रण सरल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एकल स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। फिर अपन ने पढ़ा था संयुक्त हिंदू परिवार। तो संयुक्त हिंदू परिवार से आता उस परिवार से होता है जिसके अंतर्गत उस परिवार का जो कर्ता होता है, मुखिया, यानी कि परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है वो क्या करता है, उन सारी चीजों के बारे में, मतलब व्यवसाय से संबंधित जो डिसीजन होते हैं वो कर्ता या मुखिया के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें एक चीज और थी कि इसमें अपन को क्या होता है, जन्म से ही सदस्यता मिल जाती है, कोई विशेष नियम कानून उसमें लागू नहीं होते हैं, केवल इसमें कर्ता के द्वारा डिसाइड किए गए, बनाए गए नियम कानून है वो लागू होते हैं। तीसरी चीज अपन ने इसमें देखी थी कि कर्ता का जो दायित्व होता है वो होता है असीमित, बाकी जितने भी सदस्य हैं उनका दायित्व होता है सीमित, यानी कि बाकी जितने सदस्य का पूंजी में हिस्सा है, हानि उतनी ही होगी, लेकिन अगर कर्ता के लिए ज्यादा हानि होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी निजी संपत्ति में से पूंजी निकालनी पड़ती है। आओ फिर अपन ने पढ़ा था साझेदारी, जो कि अभी आपको इतनी डिटेल में समझा चुकी है। तो इतना सारा मैंने आपको अच्छा डिटेल में समझा दिया है, अब इसको आप अच्छे से घर पर रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अब इस तरीके के जो आपको बताएंगे वो आप नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाएंगे, कोई भी आपको डाउट आता है तो उनको लिखते रहिए, आप लिखते रहेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट इसका होगा। थैंक यू।